हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि सब अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे। सैटरडे को आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मैं सिर्फ 11th की 12th की रिकॉर्ड कर पाया, 11th की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, एक दो दिन चलता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट हमने किया था अबाउट द आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द आयनिक बॉन्ड। वो हमें आज सीखने हैं बेसिकली। तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। जिन जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स को पहचान करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आज पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसके बाद टाइम कितना हमारे पास बचता है और फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है भाई, देखिए आयनिक कंपाउंड्स जो आपके होते हैं, पहली बात तो वो सॉलिड होते हैं, ओके, हार्ड होते हैं। सॉलिड हम बोलेंगे पहले बात तो सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होने के साथ साथ बेसिकली दूसरी बात उसमें ये होती है कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं, ठीक ना। जैसे क्रिस्टल, आप कोई भी अगर आपने क्रिस्टल देखा होगा भी तो वैसे क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आपके आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आपके आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, या क्रिस्टलाइन इन नेचर भी आप बोल सकते हो। किनका नेचर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, ठीक है। इनके जो तरीका, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड आपके होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। पहली बात तो ये हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, बेसिकली देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स have very high melting point and boiling point, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से उनको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी सबसे खास बात क्या होती है, जो आयनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड्स आपके होंगे वो हार्ड होंगे एक तो बहुत, और ब्रिटल होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये समझ में आता है यहां से कि आयनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान होती है भाई आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पता करने की, कि आयनिक कंपाउंड्स है कि नहीं है। वो है इनकी सोलिबिलिटी इन वाटर या सोलिबिलिटी इन पोलर सोलवेंट। दो तरह के सोलवेंट होते हैं भाई, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है। तो पोलर सोलवेंट क्या होते हैं? पोलर सोलवेंट वो होते हैं जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसमें चार्ज पार्टिकल खुल जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल है वाटर का दूंगा। वाटर क्या है? वाटर हमारा एक पोलर सोलवेंट है। क्यों पोलर सोलवेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो ऊपर चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। तो इस तरह के सोलवेंट को हम पोलर सोलवेंट बोलते हैं, इस पे ओवरऑल पूरा कोई चार्ज आता हो। तो आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बोल सकते हो आप, या पोलर सोलवेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे NaCl है, पानी है, नमक में नमक जो है पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, NaCl, बिकॉज वो साल्ट है, ठीक है। तो कोई भी साल्ट अगर होगा तो उसके पानी में सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत अच्छे से घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर सोलवेंट। अब इसमें आपको एक टर्म समझाता हूँ भाई मैं, देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपका NaCl है, तो Na पॉजिटिव जो होता है, हमने ये पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, पढ़ा था हमने इंटरेक्शन हमने पढ़ी जब 5 तरह के हमने फोर्स पढ़े थे, 6 तरह के। तो जो आपका Na पॉजिटिव है आपका, ये आयंस किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा? वाटर के नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? इस प्रोसेस को हम बोलते थे
हाइड्रेशन। इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है, हाइड्रेशन होती है जब उसको हम डिसोल्व करते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। या हम ये भी बोल सकते हैं भाई कि जिन जिन सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बहुत हाई है तो वो आपके वो सॉलिड्स भी, वो सॉल्वेंट भी क्या कर सकते हैं, वो सॉल्वेंट भी आपके आयनिक कंपाउंड को बहुत अच्छे से डिसोल्व कर सकते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 81 के आसपास होता है। दैट्स व्हाई दे कैन डिसोल्व वेरी इजीली आयनिक सॉलिड्स। अल्कोहल है, अल्कोहल का 35 के आसपास होता है भाई, जो आपका इथेनॉल होता है उसका आपका 35 के आसपास होता है, सॉरी मिथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का आपका 27 के आसपास होता है। तो अलग अलग सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका होगा उतना आसानी से आयनिक कंपाउंड जो आपके हैं वो सोल्यूबल उसमें होंगे। इसलिए पानी के अंदर जो है सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो है बहुत आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी आपकी इसकी हो सकती है जो हम अभी करेंगे साफ करके इसको। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं आपके, ये आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कब, when present in solid state, when present in solid state, ओके। जब आयनिक सॉलिड आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो आपके बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, मींस कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बट बिकम गुड कंडक्टर। कब अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे, when dissolved in water और taken in aqueous form, सॉरी taken in liquid form। ठीक है, तो ये पहचान भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको जो है वो पता होना चाहिए, वो ये है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, जो मैं आपको पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो हमारा होता है वो आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स में आता है। तो इसकी वजह से ये किसी तरह की, अब देखिए आइसोमेरिज्म एक टॉपिक पढ़ोगे आप आगे जाके, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो ये कंपाउंड शो नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो। क्या होती है वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी सिर्फ इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं डज नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म, या इसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पेस आइसोमेरिज्म को या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमोर्फिज्म। ठीक है, अगर दो आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, इफ टू आयनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो वो एक दूसरे के देन दे आर आइसोमोर्फस टू ईच अदर, वो एक दूसरे से आइसोमोर्फस होंगे। कैसे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, साफ कर लेते हैं बोर्ड को, उसके बाद आपको एग्जांपल मैं देता हूं एक। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। इसमें नाइट्रोजन, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने फ्लोरीन को दे दिया। इसी तरह फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8।
7 थे, एक इसने ले लिया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 का, ऑक्सीजन पे होता है -2 का। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो इसके पास बच जाते हैं 2 और 8, और ऑक्सीजन के पास भी कितना, 2 और 8। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है ना। तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, ये आइसोमोर्फियस है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड क्या शो कर सकते हैं, आइसोमोर्फिज्म शो कर सकते हैं। और आइसोमोर्फिज्म क्या होता है, आइसोमोर्फिज्म एक फिनोमिना होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आपको सिमिलर सा दिखता है, तो उनको बोलते हैं आइसोमोर्फियस। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहां से ये सीख ली कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे, वो आपके आइसोमोर्फियस होते हैं। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और है बस। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपका कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड से कोई स्टेटमेंट पूछ ली कि वो स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट छांटो, इनकरेक्ट छांटो। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपके आयंस इन्वॉल्व होते हैं, और इस वजह से कैसी रिएक्शन शो करते हैं, आपकी आयनिक रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास Na2SO4 है भाई, और इसकी रिएक्शन में BaCl2 से करता हूं, तो इससे आपको मिलता है एक तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और साथ में मिलता है NaCl। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ भाई कि ये आयनिक रिएक्शन है कि नहीं है, तो ये देख लीजिए, ये जो कंपाउंड है आपका ये आयनिक है, तो ये डिसोसिएट होता है Na2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होता है आपका Fa2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो आयंस ही बस आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो ये कंबाइन हो गया इसके साथ, ये कंबाइन हो गया इसके साथ, तो ये रिएक्शन हो गई। इट मीन्स कि कैसी रिएक्शन है आपकी, आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, अपने रिएक्शंस के दौरान आयंस को इन्वॉल्व करते हैं, इस वजह से उनकी रिएक्शन कैसी होती है, आयनिक होती है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी भाई आपकी आयनिक कंपाउंड की। एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, आयनिक कंपाउंड हैव या आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो नेचर में आपके एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप आयनिक कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट्स में जाओगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाओगे, एक्स में, वाई में, जेड में, तो अलग अलग डायरेक्शंस में उसकी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब इस डायरेक्शन में चला गया तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, इस डायरेक्शन में चला गया तो कुछ और आ रही है, इसमें चला गया तो कुछ और आ रही है। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने में प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आ रही है, इट मींस कि वो नेचर में कैसे हो गई, वो नेचर में एनआइसोट्रोपिक हो गई। अगर वो सेम आ रही है तो उसको आइसोट्रोपिक बोल देते हैं, अगर वो डिफरेंट आ रही है तो उसको एनआइसोट्रोपिक बोल देते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, वो आपके नेचर में कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि जब डिफरेंट डायरेक्शंस में कोई प्रॉपर्टी उनकी मेजर करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, एक छोटा सा बिल्कुल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा टॉपिक आज का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए 3 तरह के बॉन्ड हम पढ़ रहे थे, उसमें से एक बॉन्ड हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और उसका जो कंसेप्ट था आयनिक बॉन्ड का वो लुईस ऑक्टेट रूल से ही आया था, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो कोसल का था, तो उसको हम कोसल लुईस अप्रोच बोलते थे, और कोसल लुईस अप्रोच की वजह से हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ पा रहे थे। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बाद में लुईस के इस कंसेप्ट को कि बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने से बनता है, और कोस्टल उसमें मान रहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा सिर्फ जब जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे। लेकिन साथ में एक बाद में एक साइंटिस्ट आया लैंगमियर, और लैंगमियर ने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे के या लेके ही बॉन्ड बनाएगा, कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, या लूज या गेन नहीं करते हैं। तो वहां से दूसरा कंसेप्ट आपका आया लुईस लैंगमियर कंसेप्ट, ठीक है। और
इस कंसेप्ट की वजह से कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जो था वो आया था। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जो था वो आया था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि भैया अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर वो एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एटम के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, और शेयरिंग की वजह से ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके पास ही हैं, बट वो शेयरिंग एक दूसरे से कर रहे हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को नाम दिया गया कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल का मतलब यहां पर ये है कि दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमारे पास कंसेप्ट आया था कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक मेटल होगा और नॉन मेटल होगा, है ना। लेकिन बॉन्ड तो हमें ये पता है भाई, बॉन्ड तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ही बनते हैं। Cl2 लिखते हैं ना, मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं ना, तो बॉन्ड तो हाइड्रोजन के बीच में ही बनता है। H2 लिखते हैं ना, बॉन्ड तो नाइट्रोजन के बीच में ही बनता है। N2 लिखते हैं ना, और बॉन्ड तो ऑक्सीजन के बीच में ही बनता है। ऐसे लिखते हैं ना, बॉन्ड तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बनता है। मीथेन पढ़ा था हमने, मीथेन। अब यहां पर हम देख के ध्यान से, तो यहां पर भैया ये मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है। आयनिक बॉन्ड तो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ है नॉन मेटल के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड हमारा बनेगा वो हमारा आयनिक तो नहीं बनेगा, है ना। तो दूसरा कौन सा बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। अब उस बात की पहचान कैसे करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके दोनों एटम्स के पास, मान लीजिए ए और बी एटम मेरे पास है, अगर आपके दोनों एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा, तीन से ज्यादा है, चार है, पांच है, छह है, सात है, ऐसे इसके पास भी चार है, पांच है, छह है या सात है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा भैया वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ना कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार, पांच, छह या सात होंगे दोनों में। ऐसा नहीं कि इसके पास कम इसके पास नहीं, दोनों के पास अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके पास चार है, इसके पास भी चार है, या इसके पास चार है, इसके पास पांच है, इसके पास चार है, इसके पास छह है, इसके पास चार है, इसके पास सात है, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। ऐसे मान लीजिए इसके पास पांच होते, इसके पास चार होते, या इसके पास पांच होते, या इसके पास छह होते, या इसके पास सात होते। ठीक है, ऐसे सिक्स वाला है, छह होते, पांच होते, छह होते, सात होते। सात वाला होता कोई भी, सात चार, सात पांच, सात छह और सात सात। अगर इस तरह के एटम्स हैं आपके, तो उस केस में आपके जो कंसेप्ट है वो कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जो है निकल के आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड हम बना सकते हैं। पहले तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसके बाद फिर हम आगे एग्जांपल्स भी समझेंगे कि कैसे कैसे हम कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो क्या बनेगी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of atoms of same और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एटम आपके हो सकते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट का मतलब होता है इकट्ठा, कोवैलेंट इकट्ठा, एक साथ एक दूसरे की वैलेंसी को पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं कोवैलेंट। अपना आप ही कर लेते हैं वैलेंसी पूरी, साथ वाले की भी कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में आपने एग्जांपल पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान में आ जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस, अभी मैंने कहा था कि चार पांच छह होने चाहिए, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन अगर खुद के साथ बॉन्ड बनाता है
तो वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर आपकी शेयरिंग होती है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि दो सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनता है और वो नॉन मेटल्स हैं, सेम एटम है और नॉन मेटल्स हैं, तो वो पक्का कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दो सेम एटम है, टू सेम एटम्स, ठीक है, किसके, ऑफ नॉन मेटल्स, क्या करते हैं, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है खुद के साथ, तो इस वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवलेंट बनता है। इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम से। देखिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिटल है। अब मैं ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। तो इस एरिया में ही मान लीजिए इसका एस ऑर्बिटल हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखा था 1s1, तो ये 1s1 हो गया, इसके पास भी 1s1, तो दूसरा न्यूक्लियस ये आ गया, तो इसका ये ऑर्बिटल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, अब वो इस एरिया में ज्यादा हो गई दोनों की। इस वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां घूम रहा है और इस वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां घूम रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इतने हिस्से को भूल जाऊं, इतने हिस्से को, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को साफ कर दूं, मान जो में है ही नहीं, ये भूल गया मैं, कितनी लाइन है ही नहीं, ठीक है, और ये ऐसे हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं मुझे, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास, मतलब इसका डुप्लेट पूरा हो गया। सेम बात अगर मैं ये कर देता कि भैया इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको भूल जाते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहे हैं, इसके पास दिख रहे हैं। मतलब एक्चुअल में तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास ही हैं। इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ना तो इसने लूज किया, ना इसने गेन किया, ना इसने लूज किया, ना इसने गेन किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों का डुप्लेट क्या होता दिख रहा है हमें, कंप्लीट होता दिख रहा है। इट मींस कि इस तरह का जो ये बॉन्ड बनता है जहां पर एटम्स शेयरिंग कर रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स की उनको रिक्वायरमेंट है, तो कितने वो शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास अगर हम देखें तो 1s2, 2s2 और 2p4, यही होता है। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन से देखते हैं, लास्ट शेल में, तो लास्ट शेल है सेकंड, तो सेकंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 6। जो दूसरा ऑक्सीजन आया उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होगा। अब क्योंकि दोनों सेम एटम है और दोनों नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें भी कुछ ऐसे होगा जैसे इसमें दिखा रहा हूं मैं, कि भैया तो इसमें क्या होगा, बेसिकली देखिए इसमें ये होगा भैया कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है और जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं थोड़े टाइम के लिए इस ऑक्सीजन एटम को भूल जाऊं, इसको भूल जाऊं इतने हिस्से को, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम बात अगर मैं करता हूं इसके साथ, भाई इसको मैं भूल गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं, तो इसके पास भी 8 हो गए। लेकिन एक्चुअल में तो ये इसी के पास पड़े हैं और ये एक्चुअल में इसी के पास पड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस तरह कोई डायग्राम बनाएंगे भाई हम, जिसके अकॉर्डिंगली हम दिखा सकते हैं कि वो शेयरिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए और ये दो इलेक्ट्रॉन हमने यूज नहीं किए थे, है ना। मतलब ये कुछ इस तरह हो गया, 2s2, ये 2s हो गया, ऐसे ये दूसरे वाला 2p हो गया, इसमें ये 1 2 3 और 1 4, ये दो अनपेयर्ड है। दूसरे वाला 2s लो, ये 2s हो गया, ये तो फुली फिल्ड है, तो ये तो आपस में ओवरलैपिंग कर नहीं सकते हैं। यहां पे क्या होगा, ये इसका 1 2 3 और 4, तो ये भी आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, भरे हुए हैं। लेकिन इसका ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये दोनों ओवरलैप कर लें, तो दोनों ओवरलैप करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिखेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिखेगा। तो इसका मतलब कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे ही ये कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भाई इनके पास बॉन्ड कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। एक तो ये बॉन्ड बन रहा है और एक ये दो बन रहा है, और दोनों कैसे बन रहे हैं, शेयरिंग से बन रहे हैं। इसका मतलब इसमें दो कोवलेंट बॉन्ड बन गए। हाइड्रोजन में कितने कोवलेंट बने थे, एक बना था। ऐसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल और देता हूं, इसको भी कर देते हैं साफ। मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है,
तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं देखिए, 1 2 1 2 3, यही होगा 1s2 2s2 2p3। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 1s2 1 2 3, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो, ये तो ओवरलैप कर नहीं सकते, भरे हुए हैं, लेकिन ये इससे ओवरलैप कर सकता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए भाई, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, 8 करने हैं ना, इसको भी 8 करने हैं, तो ये इन 3 को शेयर कर सकता है, तो ये इसके साथ कर लेगा, ये इससे ओवरलैप कर लेगा, इससे ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो गया, नाइट्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन शेयर किए, 3, तो कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। तो इस तरीके से हम कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दिखा सकते हैं कि कितने एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अभी कल वाले वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, थोड़ा याद आ गया होगा क्योंकि हमने 10th में भी किया हुआ है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ और पढ़ते रहिए केमिकल बॉन्डिंग। ऑल द बेस्ट।